नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का टुडे एग्जाम स्टडी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं विवेक पांडे। साथियों, आज हम लोग सीटेट पेपर 2 एसएसटी के लिए एनसीईआरटी क्लास 6, 7, 8 का ज्योग्राफी कर रहे हैं उसी कड़ी में। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करिए और अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मेरे भाई, ये एनसीईआरटी से लिए गए प्रश्न हैं, सभी चैप्टर वाइज चैप्टर प्रश्न लिए गए हैं क्लास 6, 7, 8 से। ठीक है ना। बिना एनसीईआरटी पढ़े आप एसएसटी में अच्छा स्कोर नहीं कर सकते, खासकर सीटेट के लिए। देखिए मेरे भाई, प्रश्न है कि निर्माण के आधार पर पर्वत कितने प्रकार के होते हैं। बहुत बेहतरीन सवाल है कि निर्माण के आधार पर पर्वत कितने प्रकार के होते हैं। तो मेरे भाई, जो सही उत्तर होगा, पहले तो आपको अगर आ रहा है उत्तर तो कमेंट कर दीजिए, कमेंट बॉक्स खुला है। अब हम बताते हैं, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 3 प्रकार के। मेरे भाई ध्यान रखिएगा, निर्माण के आधार पर पर्वत 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है वलित पर्वत, फिर भ्रंशोत्थ पर्वत और फिर ज्वालामुखी पर्वत। मेरे भाई ध्यान रखेंगे आप लोग, 600 मीटर से अधिक ऊंचाई और खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को पर्वत कहा जाता है। 600 मीटर से अधिक ऊंचाई हो और उसका ढाल खड़ा हो, ठीक है ना, ऐसे पहाड़ी को हम पर्वत कहते हैं। पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियों को हिमानी कहते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा कि भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। कौन? अरावली श्रृंखला। यूरोप की राइन घाटी और वांजेस पर्वत भ्रंशोत्थ पर्वत के प्रमुख उदाहरण हैं। ठीक है ना। यूरोप की राइन घाटी और वांजेस पर्वत भ्रंशोत्थ घाटी के उदाहरण है। मेरे भाई, भ्रंशोत्थ पर्वत के मुख्य उदाहरण है। ध्यान ये भी रखना है कि अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो और जापान का फ्यूजियामा ज्वालामुखी पर्वत के उदाहरण है। ज्वालामुखी पर्वत के उदाहरण कौन कौन से हैं? अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो और जापान का फ्यूजियामा, ये दोनों ज्वालामुखी पर्वत के उदाहरण हैं। वहीं भ्रंशोत्थ पर्वत के उदाहरण यूरोप का राइन घाटी और वाजेस पर्वत भ्रंशोत्थ पर्वत के उदाहरण हैं। और अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। वहीं पर्वतों पर पैरालाइडिंग, ग्लाइडिंग, ठीक है ना, राफ्टिंग, रिवर राफ्टिंग, ये सभी एक प्रकार के खेल हैं जो काफ़ी प्रचलित हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न ये है कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है जिसकी ऊंचाई 4000 से लेकर 6000 मीटर तक है। बताइए, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है और इसकी ऊंचाई भी 4000 से लेकर 6000 मीटर तक है। अब आपको बताना है कि वो पठार कौन सा है। देखिए मेरे भाई, अगर विश्व के सबसे ऊंचे पठार की बात करें तो विकल्प सी सही हो जाएगा, यानी तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। मेरे भाई, ये सभी प्रश्न एनसीईआरटी से लिए गए हैं। जैसे ही एनसीईआरटी क्लास 6, 7, 8 के ज्योग्राफी कंप्लीट होंगे, हम तुरंत हिस्ट्री लेके आएंगे, फिर पॉलिटी लेके आएंगे, फिर तीनों का मिक्सर प्रश्न होगा, फिर प्रैक्टिस सेट होगा। उस प्रैक्टिस सेट में आपको एसएसटी पेडागोगी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन सभी से प्रश्न होंगे मेरे भाई। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि जैसे वीडियो बने आप तक आसानी से पहुंच जाए। देखिए मेरे भाई, अगर हम बात करें तिब्बत के पठार की, तो ध्यान रखिएगा, पठार, पहली बात तो पठार कहते किसे हैं? तो पठार उठी हुई एवं सपाट भूमि होती है जो आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठी होती है, मतलब अधिक ऊपर होती है। पठार उठा हुआ भूमि होता है और सपाट होता है। यह पर्वत के तरफ नुकीला ऊपर जाके नहीं होता है और आसपास के भूमि से थोड़ा सा ऊपर उभरा हुआ रहता है, उठा हुआ रहता है, उसे हम पठार कहते हैं। मेरे भाई, पठारों की ऊंचाई कुछ 100 मीटर से लेकर के कई हज़ार मीटर तक हो सकती है। ठीक है ना। अफ्रीका का जो पठार है मुख्य रूप से सोना और हीरो के खनन के लिए प्रसिद्ध है। वहीं अगर हम भारत में बात करें तो भारत में छोटा नागपुर का पठार लोहा, ठीक है ना, यानी आयरन और कोल यानी कोयले के तथा मैग्नीज के बहुत बड़े भंडार हैं। जो हम लोगों के भारत का छोटा नागपुर का पठार है ना मेरे भाई, लोहा, कोयला और मैग्नीज के बहुत बड़े यहाँ भंडार हैं। वहीं हिमालय, आल्प्स तथा एंडीज, यह एशिया, यूरोप तथा दक्षिण अफ्रीका की पर्वत श्रृंखलाएं हैं। मतलब देखिए, जो हिमालय है वह एशिया की पर्वत श्रृंखला है, ठीक है ना। आल्प्स जो है वह दक्षिण अमेरिका की यूरोप की पर्वत श्रृंखला है और जो एंडीज पर्वतमाला है वह दक्षिण अमेरिका की पर्वत श्रृंखला है। ये बात आपको क्रम से ध्यान रखना है। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है मेरे भाई
कि भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल यानी एरिया कितना है, बताइए। देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट है। ध्यान रखिए मेरे भाई, उत्तर में कश्मीर से लेकर के दक्षिण में कन्याकुमारी तक भारत का विस्तार लगभग 3,200 किलोमीटर है, ठीक है ना। वहीं पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक इसका विस्तार लगभग 2,900 किलोमीटर है। कुल 7 देश जैसे पाकिस्तान, चीन, नेपाल आदि स्थलीय सीमा भारत से जुड़े हुए हैं। कुल 7 देश भारत की स्थलीय सीमाओं से लगते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। श्रीलंका और मालदीव हिंद महासागर में स्थित 2 पड़ोसी द्वीपीय देश हैं, ये ध्यान रखना है। वहीं भारत से श्रीलंका अलग होता है पाक जलडमरू संधि से, ठीक है ना। भारत और श्रीलंका अलग कहाँ से होता है? पाक जलडमरू संधि से। और मालदीव और श्रीलंका 2 ऐसे हमारे पड़ोसी देश हैं जो हिंद महासागर में स्थित हमारे द्वीपीय देश हैं, ये ध्यान रखना है। स्थल का वह भाग जो 3 तरफ से घिरा होता है मेरे भाई, उसे प्रायद्वीप कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। भारत भी एक प्रायद्वीप है, क्यों? क्योंकि इसके 3 तरफ से जल से घिरे हुए हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सा जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है? बहुत बेहतरीन प्रश्न है, अभी मैंने चर्चा भी कर दिया इसका। तो विकल्प बी सही है, पाक जल संधि। ध्यान रखिएगा, पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। भारत मुख्य रूप से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ध्यान रखिएगा। कर्क रेखा देश के लगभग मध्य भाग से गुजरती है, यानी कर्क रेखा भारत को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। नदियों द्वारा बहाकर लाई गई बहुत बारीक मिट्टी को जलोढ़ निक्षेप कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। जो नदी किसी भी तरफ से आकर मुख्य नदी में मिलती है उसे सहायक नदी कहते हैं, ये आप जानते हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ विश्व की सबसे बड़ी सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है, ये भी ध्यान रखिएगा। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण 2 नदियाँ करती हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। और जो सुंदरवन डेल्टा है मेरे भाई, वो विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है, यानी नदी डेल्टा है, ध्यान रखिएगा। सुंदरवन डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार होती है, जो नदी के मुहाने पर बनता है। महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ये भी ध्यान रखिएगा। लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित प्रवाल द्वीप है, ये साथ में ये भी आपको ध्यान रखना है। सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपको याद रखना है, जानकारी रखना है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिए। प्रश्न ये है, भारत के किस स्थान पर विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है, आपको बताना है। सही विकल्प क्या होगा? तो ध्यान रखिए, इसका सही विकल्प ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी मौसिन राम भारत का वह स्थान है, सॉरी, विश्व का वह स्थान है जहां सबसे अधिक वर्षा होती है, जो भारत में स्थित है मेरे भाई। ये भी आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे भारत की स्थिति उष्णकटिबंध में होने के कारण यहाँ मुख्य रूप से मानसूनी जलवायु पाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। साथ में ये भी ध्यान रखिएगा कि किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं, यानी क्लाइमेट कहते हैं मेरे भाई। मानसून शब्द जो है ना, वो अरबी भाषा के मौसम से लिया गया है, जिसका अर्थ ऋतु होता है। भारत में कृषि मुख्य रूप से वर्षा या मानसूनी पवन पर निर्भर रहती है। भारत का जो भी कृषि है वो सभी मानसून पे निर्भर रहता है, वर्षा पे निर्भर। अभी जैसे धान की रुपाई चल रही है, धान का फसल है, इसकी बुआई चल रही है, और यह मानसून और वर्षा पे निर्भर है, ठीक है ना। जलवायु मुख्य रूप से स्थिति, ऊंचाई और समुद्र से दूरी तथा ऊंचावच पर निर्भर करती है। बिना मनुष्य की सहायता के उपजने वाले घास पौधे प्राकृतिक वनस्पति कहलाते हैं, ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न ये आपके सामने है कि कौन सा छोटा प्रवासी पक्षी आर्कटिक प्रदेश से 8,000 किलोमीटर की दूरी तय करके सर्दियों में भारत आता है, बताइए। देखिए इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी लिटिल स्टेंट जो है वो आर्कटिक प्रदेश से 8,000 किलोमीटर की दूरी तय करके सर्दियों में भारत पहुंचती है। सबसे छोटी प्रवासी चिड़िया है लिटिल स्टेंट, जिसका वजन लगभग 15 ग्राम होता है, ध्यान रखना है। यह सभी फैक्ट और सभी लाइन आपके एनसीईआरटी में हूबहू दिया है। यह आर्कटिक प्रदेश से
8000 किलोमीटर की लंबी दूरी तय करके भारत पहुंचती है, और कब? सर्दियों के मौसम में। साथियों, आपको ये भी महत्वपूर्ण फैक्ट याद रखना है कि बाघ बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है, और साथ में ये ध्यान रखना है, शेरों से संबंधित शेर जो गुजरात के गिर वन मुख्य रूप से एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। गुजरात का जो गिर वन है मुख्य रूप से किस शेर के लिए? एशियाई शेरों का निवास स्थान है। हाथी और एक सींग वाले गेंडा असम के जंगलों में स्वतंत्र रूप से घूमते हैं। ठीक है, असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में हाथी और एक सींग वाले गेंडे के लिए यह प्रसिद्ध है। वहीं ऊंट भारत के रेगिस्तान में तथा जंगली गधा कच्छ के रन में पाया जाता है। जंगली गधा कहाँ पाया जाता है? कच्छ के रन में। और ऊंट भारत के रेगिस्तान में। ठीक है ना, रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है ऊंटों को। ध्यान रखिएगा, प्रत्येक वर्ष अक्टूबर माह का जो पहला सप्ताह होता है वो वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष अक्टूबर माह का जो पहला सप्ताह होता है वो वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। साथ में ये भी ध्यान रखिएगा कि साइबेरियन सारस दिसंबर के महीने में आते हैं और मार्च के आरंभ तक रहते हैं। ठीक है ना। परितंत्र इकोसिस्टम की अगर हम बात करें तो जीवधारी आपस में तथा पर्यावरण के भौतिक और रासायनिक कारकों के साथ क्रिया करते हैं, वो परितंत्र हैं। ठीक है ना। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न बहुत बेहतरीन है और आपको बताना है कि दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन सत्य हैं ये आपको बताना है। पहला कथन है कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियां विश्व के सबसे बड़े सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है, जिसकी आकृति त्रिभुजाकार है। दूसरा कथन है मेरे भाई कि महानदी गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदियां पश्चिम से होकर बहते हुए अरब सागर में गिरती हैं। अब आपको बताना है कौन से कथन सत्य हैं। 4 विकल्प आपके सामने हैं। आप देखेंगे इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वह विकल्प ए सही हो जाएगा, यानी केवल पहला कथन ठीक है मेरे भाई। ध्यान रखिए, महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियां ये पश्चिम से नहीं बल्कि पूर्व की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ध्यान रखना है आपको। पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करने वाली जल संधि है, हमने पढ़ा है। साथ में नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी को जलोढ़ निक्षेप कहा जाता है, ये भी हमने जाना है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और प्रश्न आपके सामने ये है कि दिए गए कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं। कथन है पहला कि किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई औसतम मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। और दूसरा कथन है कि भारत की जलवायु को मोटे तौर पर मानसूनी जलवायु कहा जाता है, क्योंकि भारत की स्थिति उष्णकटिबंध में है। ठीक है ना। ध्यान रखिए मेरे भाई, ये गोलार्ध है। बीच से निकलने वाले वृत्त को विषुवत वृत्त यानी इक्वेटर कहते हैं, जो 0 डिग्री अक्षांश पे है। ठीक है ना। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे कर्क रेखा है और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे मकर रेखा है। ठीक है ना। और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच की स्थिति को हम उष्णकटिबंध कहते हैं। उष्ण का मतलब होता है गर्म। ठीक है ना। तो यह क्षेत्र गर्म रहता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो देखिए, इसका जो सही विकल्प है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी पहला और दूसरा दोनों कथन सही है। ध्यान रखिएगा मेरे भाई। मानसून शब्द अरबी भाषा के शब्द हैं, ये हम लोग जान चुके हैं। ठीक है ना। किसी भी स्थान की जलवायु मेरे भाई स्थिति, ऊंचाई और समुद्र से दूरी के ऊपर निर्भर रहती है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न ये है कि महाद्वीपीय संहति मुख्य रूप से किन खनिजों से बनी है जिसके कारण इसे सियाल कहा जाता है, बताइए। ध्यान रखिए, अगर हम पृथ्वी की सियाल की बात करें कि यह किससे बनी है, पृथ्वी की जो ऊपरी प्रपट्टी है ना, जैसे हमारी पृथ्वी है तो जो ऊपरी प्रपट्टी है मेरे भाई वो सियाल से बनी है, यानी सिलिका और एल्युमिनियम से। विकल्प सी सही है। ध्यान रखिएगा, पृथ्वी एक प्याज की तरह है। जैसे प्याज के छिलके होते हैं ना, ऐसे पृथ्वी के भी परत हैं। सबसे ऊपरी परत को सियाल कहते हैं, जो सिलिका और एल्युमिनियम से बनी होती है। ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत है जो सियाल और एल्युमिनियम से बनी है मेरे भाई, उसे प्रपटी यानी क्रस्ट कहते हैं। ठीक है ना। और उसे महाद्वीपीय संहति कहा जाता है, जो एल्युमिनियम और सिलिका से बनी होती है। ठीक है ना। यही कारण है कि इसे सियाल कहते हैं। सी माने सिलिका, एल माने एल्युमिनियम। ठीक, आगे अगर हम बात करें तो ध्यान रखिएगा, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है। फैक्ट ये है कि पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को प्रपटी कहते हैं, जो सबसे पतली परत होती है।
महाद्वीपीय संहति में प्रपट्टी की मोटाई लगभग 35 किलोमीटर तक होती है। वहीं महासागरीय प्रपट्टी की मोटाई समुद्र की सतह में 5 किलोमीटर तक होती है, ध्यान रखना है। ठीक है ना। महासागरीय प्रपट्टी मुख्य रूप से सिलिका और मैग्नीशियम से बनी होती है, जिसे सीमे कहा जाता है। जो महासागर की प्रपट्टी होती है ना, पहली बात तो ये समझिए, महासागरीय प्रपट्टी की मोटाई समुद्र की सतह से 5 किलोमीटर तक होती है। और यह महासागरीय जो प्रपट्टी है ना मेरे भाई, मुख्य रूप से ये आपके सीमे से बनी है। सीमे मतलब सिलिका और मैग्नीशियम से बनी होती है। और यह पृथ्वी हमारी जो है ना, वो एक प्याज की तरह है। ठीक है, आगे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न ये है कि दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। सत्य कथन बताना है। पहला कथन है, स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है, जिसे शून्य यानी 0 माना जाता है। दूसरा कथन है, विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त है, जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। बताइए कौन से कथन सत्य हैं। विकल्प आपके सामने है। देखिए मेरे प्यारे साथियों, इसका सही विकल्प ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी पहला और दूसरा दोनों कथन हमारा सत्य है। ठीक है ना। ध्यान रखिए, पृथ्वी की सतह को 2 मुख्य भाग यानी महाद्वीप और महासागरीय बेसिन में बांटा गया है। ठीक है। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से पूरी तरह जुड़े हुए हैं और विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट, जो समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है, और पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम निवास करते हैं ना, उसे भूमंडल या भूस्थल कहा जाता है। और गैस की परतें जो पृथ्वी के चारों ओर घेरती है, उसे वायुमंडल कहते हैं, ध्यान रखिएगा। और विश्व का सबसे गहरा मेरियाना गर्त है, विश्व का सबसे समुद्री गहरा मेरियाना गर्त है, 11,022 मीटर उसकी गहराई है, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न ये है कि नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही विकल्प का चयन करिए। कथन और कारण वाले ये प्रश्न है। कथन है कि वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में भी परिवर्तन होता है। कारण है कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। बताइए कौन सा विकल्प सही है। ध्यान रखिए, अगर इसके सही कथन की बात करें तो विकल्प बिल्कुल बी ठीक हो जाएगा मेरे भाई। बी क्यों ठीक होगा? क्योंकि ए और आर दोनों बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है तो समझिए। देखिए, दोनों कथन सही है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल का वायुमंडल को थामे रखना मौसम बदलने का सीधा कारण नहीं है। मौसम वायुमंडल में मौजूद गैस, जलवाष्प और धूल कणों के आंतरिक क्रियाओं से बदलता है, ना कि आपके वायुमंडल के थामे रखने से। ठीक है ना। तो इसलिए दोनों स्वतंत्र रूप से सत्य हैं, परंतु एक दूसरे के पूरक नहीं हैं। ये भी ध्यान रखिए। अच्छा, साथ में ये भी महत्वपूर्ण फैक्ट है, ध्यान रखिएगा कि वायुमंडल सूर्य की गर्मी और हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। जो वायुमंडल होता है ना मेरे भाई, वो सूर्य की गर्मी और हानिकारक किरणें जो सूर्य से हमारे पास तक आती है, उससे हमारी रक्षा करता है। वायुमंडल में कई प्रकार की गैसें, धूल, कण और जलवाष्प उपस्थित रहते हैं। ठीक है ना। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है, जिसे जलमंडल कहा जाता है। जलमंडल जल की सभी अवस्थाएं जैसे बर्फ, जल, जलवाष्प सम्मिलित हैं। ठीक है ना। जो जल का क्षेत्र है ना मेरे भाई, नदी, झील, समुद्र, महासागर, इन सबसे मिल करके बना है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न ये है कि पृथ्वी का सबसे आंतरिक परत क्रोड़ के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है। बताइए। ध्यान रखिए, अगर इसके सही विकल्प की बात करें तो इसका सही विकल्प ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी इसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है तथा यह निकेल और लोहे से बनी है। निकेल यानी निकेल और फेरस से बनी है मेरे भाई, ध्यान रखिएगा। पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत जो है ना, उसे क्रोड़ कहते हैं और इसकी त्रिज्या 3500 किलोमीटर है। यह मुख्य रूप से निकेल और लोहा यानी फेरस से बनी है, इसलिए इसे नीफे कहते हैं। नी माने निकेल और फे मतलब फेरस। ठीक है ना। प्रॉपर्टी के ठीक नीचे मेरे भाई मेटल है। ठीक है ना, जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला है, यानी 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। साथ में ये भी ध्यान रखिएगा कि केंद्रीय कोण यानी सेंट्रल कोर का तापमान और दाब काफ़ी उच्च होता है
पृथ्वी की ठोस प्रपटी या कठोर ऊपरी परत को हम स्थल मंडल कहते हैं। साथियों, स्थल मंडल चट्टान, खनिज और मिट्टी की पतली परत से ढका विषम धरातल होता है। साथ में ये ध्यान रखिए कि स्थल मंडल में हमें वन, कृषि, मानव बस्तियां, भूमि और पशुओं को चराने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। ठीक है, आगे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न ये है कि दिए गए कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं। कथन पहला है कि जीवमंडल एक व्यापक क्षेत्र है जहां पृथ्वी के सभी परतें अलग अलग काम करती हैं। जीवमंडल के प्राणियों को मुख्यतः दो भाग, जंतु जगत और पादप जगत में विभक्त किया जाता है। अब आपको बताना है सही विकल्प। देखिए, इसका जो सही कथन होगा मेरे भाई वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी केवल दूसरा कथन सही है। ध्यान से समझिए कैसे सही है। अगर हम बात करें इसकी सत्यता की तो ध्यान रखिए, देखिए जो जीवमंडल होता है ना वो कोई व्यापक क्षेत्र नहीं होता है, ठीक है ना, बल्कि वह एक संकीर्ण क्षेत्र होता है जहां स्थल, जल और हवा एक साथ मिलते हैं। उसी जहां जीवन संभव हो उसे जीवमंडल कहते हैं। साथियों, ये भी ध्यान रखना है आपको कि पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैवमंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। जैवमंडल में सूक्ष्म जीव और बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारियों के आकार के जीव पाए जाते हैं। ठीक है ना। चलिए आगे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। आपको ये बताना है कौन सा कथन सत्य नहीं है। बताइए, 4 विकल्प है, पढ़िए और सही जो असत्य है वो बताना है। ध्यान रखिए मेरे भाई, जो भी कथन यहाँ चारों दिए हैं उसमें जो असत्य कथन है ना वह विकल्प बी है, इसलिए हमारा विकल्प बी सही हो जाता है। ठीक है ना। सत्य और असत्य को हमेशा ध्यान रखिएगा, ऐसा ना इसमें सत्य कथन देख के मार दीजिए और फिर काम गड़बड़ हो जाए। देखिए मेरे भाई, असत्य क्यों है, ध्यान रखिए, जब भी द्रवित मैग्मा गहराई में ही ठंडा होता है तो उसे अंतर्भेदीय आग्नेय सेल कहते हैं, बहिर्भेदी नहीं कहते हैं। ठीक है ना। बहिर्भेदी सेल तब बनते हैं जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आकर तेजी से ठंडा होता है, जैसे बेसाल्ट। ठीक है ना। ध्यान रखिए, बहिर्भेदी सेल तब बनते हैं जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आकर तेजी से ठंडा हो जाता है, जैसे कि उदाहरण है बेसाल्ट। ठीक है ना। पृथ्वी की प्रपटी बनने वाली खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को हम सेल कहते हैं। ध्यान रखिएगा कि पृथ्वी की प्रपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। सेल मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, आग्नेय सेल, अवसादी सेल और कायांतरित सेल। ठीक है। द्रवित मैग्मा जब धरातल पर पहुंचता है तो उसे लावा कहा जाता है। दक्कन का पठार मुख्य रूप से बेसाल्ट सेलों से मिलकर बना है। दक्कन का पठार मुख्य रूप से बेसाल्ट का उदाहरण है। साथियों, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, गैब्रो और डायोराइट आग्नेय सेल के उदाहरण हैं। प्राथमिक चट्टानों से ही अन्य सभी प्रकार के चट्टानों का निर्माण होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न ये है कि दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन है कि पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही प्रपटी यानी क्रस्ट है, जबकि 84% मेटल एवं 15% हिस्सा कोण है। कथन दूसरा है कि पृथ्वी की कुल त्रिज्या 6371 किलोमीटर है। अब बताना है कौन से कथन सत्य है। ध्यान रखिए मेरे भाई, अगर सत्य कथन की हम चर्चा करें तो पहला और दूसरा दोनों कथन सत्य है, यानी विकल्प सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है ना। सेल की परतों में दबे मृत पौधे और जंतुओं के अवशेषों को हम जीवाश्म कहते हैं। क्या कहते हैं, जीवाश्म कहते हैं। साथ में ये भी ध्यान रखिएगा कि इग्नियस लैटिन शब्द इग्निस से बना है जिसका अर्थ अग्नि होता है। साथियों, सेंडिमेंट्री लैटिन शब्द सेंडिमेंटम से बना है जिसका अर्थ स्थिर होता है। ठीक है ना। वहीं अगर बात करें मेटामार्फिक, ग्रीक शब्द मेटामोर्फोस से बना है जिसका अर्थ रूप परिवर्तन होता है। और ध्यान रखिए, विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है जिसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर है। तेल की खोज में इंजीनियर दक्षिण अफ्रीका में लगभग 6 किलोमीटर गहराई तक खोद चुके हैं, ये भी साथ में ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न ये है कि अवसादी और कायांतरित सेलों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सत्य नहीं है। बताइए, सत्य नहीं है। पढ़िए और बताइए सत्य कौन सा कथन नहीं है, वही हमारा सही विकल्प होगा।
ध्यान रखिए मेरे भाई, विकल्प डी सत्य नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, अत्यधिक ताप और दाब के कारण चूने का पत्थर संगमरमर में बदलता है, जबकि कोयला हीरे में परिवर्तित हो जाता है, ये ध्यान रखना है। देखिए, आग्नेय सेल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर और स्थानांतरित होकर अवसादी सेल बनाती है। वायु निर्मित अवसादी चट्टान का सबसे प्रमुख उदाहरण है लोयस, लोयस का जमाव। ठीक है ना। अवसादी चट्टानों में खनिज तेल, कोयला और अन्य बहुमूल्य खनिज पाए जाते हैं। अत्यधिक ताप और दाब के कारण कारण स्लेट, डोलोमाइट तथा खड़िया मिट्टी यानी चौक का रूप बदल जाता है। ठीक है ना। भूपरत के नीचे अत्यधिक ताप के कारण ही चट्टानों का रूपांतरण संभव होता है, ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न ये है, देखिए प्रश्न पूछ रहा है आपसे, बहुत बेहतरीन प्रश्न है कि नदी पर्वतीय क्षेत्रों में अपनी तली को काटकर जब भी आकार की गहरी एवं संकरी घाटी बनाती है तो उसे क्या कहा जाता है। देखिए, जब नदी पर्वतीय क्षेत्रों में, जो नदी होती है ना, जब पर्वतीय क्षेत्रों में अपने तली को काटकर जब भी का आकार की गहरी और संकरी घाटी बनाती है तो उसे क्या कहा जाता है, बताइए। ध्यान रखिए मेरे भाई, सही विकल्प ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी उसे गार्ज कहते हैं। देखिए, नदी जब भी पर्वतीय क्षेत्रों में लंबवत कटाव करती है तो भी आकार की घाटी बनाती है, लेकिन जब यह भी आकार की घाटी अत्यधिक गहरी और संकरी हो जाती है तो उसे गार्ज कहते हैं। हिमालय में सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र नदियां गार्ज का निर्माण करती हैं, ध्यान रखना है। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, वो भी आप ध्यान रखिएगा कि हिमालय, आल्प्स और रॉकीज आदि मोड़दार या वलित पर्वत के प्रमुख उदाहरण हैं। साथियों, भारत में विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत ब्लॉक भ्रंशोत्थ पर्वत के उदाहरण हैं। वहीं पे नर्मदा व तापी नदियां भारत के प्रमुख भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला के एंजल प्रपात है। और भारत में जोग यानी सारावती नदी, शिव समुद्रम यानी कावेरी नदी और धुआंधार यानी नर्मदा नदी प्रमुख जल प्रपात है। ठीक है। नदी के सागर में गिरने से पहले टेढ़े मेढ़े रास्तों के कारण विसर्प बनते हैं और गति धीमे होने से डेल्टा का निर्माण होता है। दोनों फैक्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सवाल पूछा गया है कि नदी जब मुहाने पर जाकर सागर में गिरने से पहले टेढ़ी मेढ़ी रास्तों का निर्माण करती है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे मेरे भाई विसर्प कहते हैं। और जब गति धीमी होने से जो बनती है उसे हम डेल्टा कहते हैं। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पहले प्रश्न पढ़िए, फिर विकल्प देखते हैं। प्रश्न ये है कि नीचे दिए गए कथन को ध्यान से पढ़ना है और सही विकल्प का चयन करना है। कथन है कि मरुस्थलीय प्रदेशों में पवन के मार्ग में बाधा आने पर बालू के टीलों का निर्माण होता है, जिन्हें बालू का स्तूप कहते हैं। कारण है कि पवन द्वारा उड़ाए गए बालू के कण धरातल से कुछ मीटर ऊंचाई तक अधिक सक्रिय होते हैं, जो चट्टानों के निचले भाग को घिसकर छतरी नुमा छत्रक शिला बनाते हैं। आइए अब हम विकल्प देखते हैं। चारों विकल्प बताइए कौन सा सही है। ध्यान रखिए, विकल्प बी सही हो जाएगा, यानी ए और आर दोनों स्वतंत्र रूप से सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है मेरे भाई। ध्यान रखिए, बालूका स्तूप का बनना हवा की गति कम होने और अवरोध आने से जुड़ा है, जबकि छत्रक शिला का बनना हवा के निचले भाग में होने वाले घर्षण या अपर्दन से जुड़ा है। इसलिए दोनों अलग अलग मरुस्थलीय स्थलाकृतियां हैं, ध्यान रखिएगा। देखिए, पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने की क्रिया को हम अपर्दन कहते हैं। ठीक है ना। और अपर्दन और निक्षेपण की संयुक्त क्रियाएं धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करती हैं। वर्षा का जल जब पहाड़ों में प्रवेश कर चूने को घुला देता है तो रासायनिक अपक्षय से गुफा या सुरंग बनती है। ऊंचे पर्वतों पर जब कोई बर्फ का बड़ा खंड ढाल पर खिसकता है तो उसे हिमादी या हिमनद कहते हैं। ये फैक्ट ध्यान रखिएगा। और साथ में ये भी ध्यान रखिएगा मेरे भाई कि हिमनद पहाड़ों की खड़ी ढाल वाली खाड़ियों को अंग्रेजी के यू अक्षर की घाटी में बदल देते हैं। जब हिमानी चट्टानों को घिसकर उसका चूर्ण पर्वतों के निचले भागों में जमा करती है तो उसे हिमोड कहा जाता है। ये भी ध्यान रखना है।
आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न ये है कि भूकंप की तीव्रता मापने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन पहला है कि जिस भूकंप की तीव्रता 5 होती है उसका प्रभाव नहीं के बराबर होता है। दूसरा कथन है 7.0 अथवा उससे अधिक तीव्रता वाले भूकंप को सर्वाधिक शक्तिशाली समझा जाता है। अब बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। ध्यान रखिए मेरे भाई, केवल दूसरा कथन सत्य है, इसलिए विकल्प बी हमारा सही हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना है कि पहला कथन गलत क्यों है, क्योंकि 2.0 या उससे कम तीव्रता वाले भूकंप का प्रभाव नहीं के बराबर होता है और 5.0 तीव्रता का भूकंप वस्तुओं के गिरने से क्षति पहुंचा सकता है। और कथन दूसरा पूरी तरह सत्य है, क्योंकि 7.0 या उससे अधिक तीव्रता वाला भूकंप सर्वाधिक विनाशकारी और शक्तिशाली होता है। आपको याद होगा जो काठमांडू, नेपाल के काठमांडू में भूकंप का सेंटर था, वो 7.0 के आसपास भूकंप की तीव्रता थी, जिससे भारत में भी काफ़ी नुकसान हुआ था। शायद ये आपको याद होगा, 2015 या 16 के आसपास की ये घटना है। उस समय मैं BHU कैंपस में था, एग्ज़ाम हम लोगों का चल रहा था और उसी समय ये घटनाएं घटी थी, दिन का समय था। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे ध्यान रखिए, भूप्रपट्टी पर खुला एक ऐसा छिद्र जिससे पिघलते पदार्थ अचानक निकलते हैं उसे हम ज्वालामुखी कहते हैं। साथियों, भूप्रपट्टी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघलते पदार्थ अचानक निकलने लगते हैं, उसे हम ज्वालामुखी कहते हैं। और स्थल मंडलीय प्लेटों की गति करने पर पृथ्वी की सतह में होने वाले कंपन को हम भूकंप कहते हैं। साथियों, भूप्रपट्टी के नीचे वह स्थान जहां कंपन आरंभ होता है उसे हम उद्गम केंद्र कहते हैं। वहीं उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को हम अधिकेंद्र कहते हैं। ये भी ध्यान रखना है। अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है तथा दूरी बढ़ने पर तीव्रता कम होती जाती है। भूकंप का मापन करने वाले यंत्र को हम भूकंप लेखी यानी सिस्मोमीटर या सिस्मोग्राफ कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा, भूकंप मापने का जो यंत्र होता है उसे हम सिस्मोग्राफ कहते हैं या सिस्मोमीटर कहते हैं। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। साथ में भी ध्यान रखना है कि भूकंप की तीव्रता हम रिक्टर स्केल यानी रिक्टर पैमाने पर मापते हैं। 6.0 अथवा उससे अधिक तीव्रता का भूकंप बहुत शक्तिशाली माना जाता है। साथियों, भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल या रिक्टर पैमाने पर मापते हैं और भूकंप मापने वाले यंत्र को हम सिस्मोग्राफ कहते हैं। दोनों बात याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि विश्व के प्रमुख जलप्रपातों की स्थिति के संबंध में कौन सा मिलान सही नहीं है। बताइए, विश्व के प्रमुख जलप्रपातों की स्थिति के संबंध में कौन सा मिलान सत्य नहीं है, सही नहीं है, ये बताना है। तो देखिए, डी विकल्प जो है ना वो सत्य नहीं है, यानी जोग जलप्रपात यूरोप, ये बिल्कुल गलत है। ध्यान रखिए मेरे भाई, विश्व का सबसे ऊंचा प्रपात वेनेजुएला का एंजल प्रपात है, ठीक है ना। नियाग्रा प्रपात कनाडा और अमेरिका के सीमा पर है तथा विक्टोरिया प्रपात जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित है। ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। आगे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो ये ध्यान रखिए, नदी के जल से दृश्य भूमि का अपर्दन होता है जिससे विभिन्न आकृतियां बनती हैं, ठीक है ना। नदी के जल से क्या होता है, दृश्य भूमि का अपर्दन होता है जिससे विभिन्न आकृतियां बनती हैं। जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़ी ढाल वाली घाटी में गिरती है तो उसे जल प्रपात बनाती है। साथियों, नदी जब मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है जिसे विसर्प कहते हैं, और समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बनाते हैं जिसे चाप झील कहते हैं। नदी के उत्थित यानी उठे हुए तटों को तटबंध कहते हैं। ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, देखिए प्रश्न ये है कि दिए गए कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं। कथन पहला है, नदी का प्रवाह समुद्र तक पहुंचते पहुंचते धीमा हो जाता है और वह अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है जिन्हें वितरिका कहते हैं। दूसरा कथन है कि सभी वितरिकाओं के मुहानों के अवसादों के संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है जिसकी आकृति त्रिभुजाकार होती है। अब आपको बताना है कौन से कथन सत्य हैं।
ध्यान रखिए मेरे भाई, सत्य कथन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी पहला और दूसरा दोनों कथन क्या है, सत्य है। ध्यान रखिए, दोनों कथन सत्य है। समुद्र के पास का नदी का प्रवाह धीमा होने पर वह मलबे का निक्षेपण करने लगती है और वितरिकाओं में बट जाती है। इन सभी मुहानों पर अवसाद इकट्ठा हो जाने से त्रिभुजाकार डेल्टा बनता है। साथियों, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ विश्व के सबसे बड़े नदी डेल्टा का निर्माण करती है, जिसका नाम है सुंदरबन नदी डेल्टा। ठीक है ना। प्रत्येक वितारिका अपने मुहाने का निर्माण स्वयं अलग से करती हैं। सिंधु नदी तंत्र का विस्तार मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में फैला है। वहीं सिंधु नदी का उद्गम स्थल तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट स्थित है। साथियों, झेलम, चिनाब, सतलज, रावी और ब्यास आदि ये सिंधु नदी तंत्र की है। क्वेश्चन नंबर 12 की सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। देखिए, सूची 1 और सूची 2 को हम देखते हैं, फिर सही उत्तर का चयन किया जाएगा। देखिए, प्रश्न है, एक तरफ भूआब है, नीला ग्रह है, चंद्रमा है और बुध है। अब इन दूसरे तरफ स्तंभ बी जो है उससे मिलान करना है। ठीक है ना, देख लिए, पढ़ लिए। अगर उत्तर मालूम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। आइए ऑप्शन की तरफ हम आपको लेके चलते हैं। ऑप्शन आपके सामने ये 4 है, तो सही उत्तर है मेरे भाई ऑप्शन नंबर 1, यानी A3 से, B1 से, C2 से, D4 से। आइए इसको समझते हैं। देखिए मेरे भाई, ध्रुवों पर पहले इसको हम समझ लें, फिर आगे चर्चा करते हैं। देखिए, अगर मिलान करेंगे तो आप देखेंगे भूआब यानी जियोड कहा जाता है। ध्रुवों के पास पृथ्वी का थोड़ा चपटा आकार, उसे भूआब कहते हैं। नीला ग्रह किसे कहते हैं, तो अंतरिक्ष से देखने पर 2/3 पानी से ढकी सतह का रंग नीला दिखाई देता है, इसीलिए पृथ्वी को हम नीला ग्रह कहते हैं। चंद्रमा पृथ्वी के पास एकमात्र प्राकृतिक आकाशीय पिंड है, वो चंद्रमा है। बुध बिना किसी उपग्रह वाला सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। ठीक है ना, इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाता है। मेरे भाई ध्यान रखिएगा। देखिए, भूआब का शाब्दिक मतलब होता है पृथ्वी के समान आकार वाला। साथियों, सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी जो है ना तीसरा ग्रह है। सबसे पहले बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी। तो सूर्य से दूरी के क्रम में पृथ्वी तीसरा ग्रह है, और आकार में, यानी आकार की बात करें तो यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है ना, 5वां सबसे बड़ा ग्रह है आकार में। बात समझ में आ रहा है। चंद्रमा का जो व्यास है ना मेरे भाई, पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है, लेकिन यह पृथ्वी के अत्यधिक निकट होने के कारण हमें बड़ा दिखाई देता है। वहीं सौरमंडल में केवल बुध और शुक्र ही ऐसे 2 ग्रह हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है। ध्यान रखिएगा, बुध और शुक्र 2 ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है। साथियों, सवाल पूछा जाएगा सौरमंडल का वो सबसे छोटा ग्रह कौन है जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है, सवाल है बुध। ठीक है ना, ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है। देखिए, पृथ्वी को सक्रिय ग्रह कहा गया है, पृथ्वी को सक्रिय ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है ना, क्योंकि इसका वायुमंडल और आंतरिक भाग में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं, इसीलिए हम इसको सक्रिय ग्रह कहते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है, उपसौर तथा अपसौर की खगोलीय घटनाओं के संदर्भ में क्रमशः सही तिथियों का युग्म कौन सा है। तो मेरे भाई ध्यान रखिए, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी 3 जनवरी को उपसौर और 4 जुलाई को अपसौर। देखिए, पृथ्वी का सूर्य के सबसे निकट होना उपसौर है और सबसे अधिकतम दूरी पर जाना अपसौर होता है। सबसे निकटतम दूरी पर होना उपसौर है, सबसे अधिकतम दूरी पर जाना अपसौर है। उपसौर 3 जनवरी को और अपसौर 4 जुलाई को होता है, ये ध्यान रखिएगा। मेरे भाई बात को समझिए कि जब पृथ्वी सूर्य के बिल्कुल पास होती है तो उसे उपसौर कहते हैं। यह स्थिति 3 जनवरी को बनती है। वहीं ठीक इसके उल्टा
पृथ्वी सूर्य से जब बहुत दूर होती है तो उसे अपसौर कहते हैं, जो 4 जुलाई को ऐसी स्थिति बनती है। ठीक है ना। देखिए मेरे भाई, उपसौर की स्थिति में पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी है ना, वो न्यूनतम 14.70 करोड़ किलोमीटर हो जाती है। वहीं अपसौर की स्थिति में पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो अधिकतम दूरी है वो मेरे भाई 15.21 करोड़ किलोमीटर हो जाती है। पृथ्वी की इस अंडाकार या दीर्घवृत्ताकार कक्षा के कारण ही उपसौर और अपसौर की स्थिति उत्पन्न होती है। मेरे भाई सवाल पूछा जाए उपसौर और अपसौर की स्थिति क्यों उत्पन्न होती है, तो पृथ्वी के दीर्घवृत्ताकार कक्षा होने के कारण। ये बात आपको ध्यान रखना है। इन दोनों स्थितियों के कारण पृथ्वी पर प्राप्त होने वाले सौर विकिरण की मात्रा में भी थोड़ा अंतर आ जाता है। ठीक है ना। आगे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। आइए विचार करते हैं। पहला कथन है, मंगल सौर मंडल में दूसरा सबसे छोटा ग्रह है, इसकी मिट्टी में लौह ऑक्साइड पाया जाता है। दूसरा कथन है कि मंगल ग्रह के 2 उपग्रह फोबोस और डीमोस हैं और इसे पृथ्वी से नंगी आंखों से देखा जा सकता है। तीसरा कथन है कि नेपच्यून ग्रह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और यह सबसे ठंडा है। अब कह रहा है कि उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं, बताइए। देखिए मेरे भाई, सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी केवल 1 और 2 कथन सही हैं। पहला और दूसरा कथन मात्र सही है। मंगल सौरमंडल का दूसरा सबसे छोटा ग्रह है, इसकी मिट्टी में लौह ऑक्साइड होने से यह लाल दिखाई देता है और इसके 2 उपग्रह फोबोस और डीमोस हैं, इसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है। यह कथन सत्य है। ठीक है ना। तीसरा कथन असत्य क्यों है? क्योंकि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, नेपच्यून केवल सबसे दूर और सबसे ठंडा ग्रह है। सूर्य से सबसे दूर नेपच्यून है और सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। पृथ्वी आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, ध्यान रखिएगा। दूसरा सबसे छोटा ग्रह मंगल है, पहला कौन है? बुध है। ये भी बात ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए मेरे भाई, लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। सौरमंडल का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत ओलंपस मोन्स मंगल ग्रह पर ही स्थित है, जो माउंट एवरेस्ट से लगभग 3 गुना ऊंचा है। नेपच्यून, जिसे वरुण कहते हैं, नेपच्यून ग्रह को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में लगभग 164.8 वर्ष का एक लंबा समय लगता है। वहीं नेपच्यून मेरे भाई वायुमंडल में मुख्य रूप से हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन गैस पाई जाती है। नेपच्यून के वायुमंडल में, ध्यान से समझिए, नेपच्यून के वायुमंडल में मुख्य रूप से हाइड्रोजन है, हीलियम है और मीथेन जैसी गैसें पाई जाती हैं, जिससे इसका रंग हल्का धुंधला नीला दिखाई देता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न ये कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। देखिए, एक तरफ सूची 1 कह रहा है कि ग्रह की विशेषता, दूसरे तरफ कह रहा है ग्रह का नाम। किस ग्रह का क्या विशेषता है ये आपको बताना है। एक तरफ ग्रह है, एक तरफ उनकी विशेषता है। बताइए। 67 उपग्रहों वाला आकार में सबसे बड़ा ग्रह कौन है ये बताना है। और विलियम हर्चेल द्वारा 1781 में खोजा गया लेटा हुआ ग्रह कौन है ये बताना है। और चारों ओर वलय वाला दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन है ये बताना है। सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे दूर का ठंडा ग्रह कौन है ये बताना है। आइए अब हम चलते हैं विकल्प पे। आपको ये बताना है। अगर उत्तर मालूम है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। देखिए, ऑप्शन आपके सामने 4 है मेरे भाई। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी पहले का तीसरे से, बी का 4 से, सी का 1 से। पहले का तीसरे से,
ठीक है ना। यानी 67 उपग्रहों वाला आकार में सबसे बड़ा ग्रह जो है वो मेरे भाई बृहस्पति है। इस तरह विकल्प आपका ये पहला सही हो जाता है। ध्यान रखिए, बृहस्पति जो है ना 67 उपग्रह वाला है और वह आकार में सबसे बड़ा ग्रह है। मेरे भाई ध्यान रखिएगा, दो बातें यहाँ समझिएगा। बृहस्पति के 67 उपग्रह हैं, यानी 67 उपग्रह हैं, ठीक है, और यह आकार में सबसे बड़ा ग्रह है। वहीं यूरेनस की खोज 1781 में विलियम हर्शेल ने की थी। इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। साथ में आपको ये ध्यान रखना है कि शनि के चारों ओर वलय हैं और वह दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। किसके चारों ओर वलय हैं? तो शनि के चारों ओर वलय हैं और यह सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। तो पहला कौन है? बृहस्पति है। दूसरा कौन है बड़ा ग्रह? तो शनि है, ठीक है ना। वहीं नेपच्यून सूर्य से सबसे दूर है और यह ठंडा ग्रह है। यह भी ध्यान रखना है। ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, उसे भी आप जान लीजिए। यूरेनस, जिसे अरुण कहते हैं, अपने अक्ष पर अत्यधिक झुकाव यानी लगभग 98 डिग्री के कारण ही अंतरिक्ष से देखने पर वह लेटा हुआ प्रतीत होता है। सवाल पूछा जाए, यूरेनस यानी जो अरुण है उसे लेटा हुआ ग्रह क्यों कहते हैं? इसलिए क्योंकि अपने अक्ष पर वह 98 डिग्री झुका हुआ है, बहुत अधिक झुका है, इसीलिए उसे वह लेटा हुआ दिखता है। वहीं बृहस्पति के उपग्रहों में गैनीमीड पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है, जो आकार में बुध ग्रह से भी बड़ा है, ठीक है ना। आगे समझिए, शनि के जो छल्ले हैं यानी जो रिंग्स हैं, मुख्य रूप से बर्फ के टुकड़ों, धूल और चट्टानी कणों से बने हैं। इसके गुरुत्वाकर्षण के कारण चारों ओर परिक्रमा करते हैं। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। शनि के जो छल्ले हैं वो किससे बने हैं? धूल से, कण से, बर्फ से, चट्टान से, ठीक है ना। खगोलीय विज्ञान में नए शोधों के अनुसार ग्रहों के उपग्रह की संख्या बदलती रहती है, आपको ध्यान रखना है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है 16 नंबर और कथन कारण वाले प्रश्न है। पहले हम कथन पढ़ लें, फिर आगे विकल्प देखेंगे। पहला कथन है कि बृहस्पति ग्रह अपने अक्ष पर सौर मंडल में सबसे अधिक तेजी से घूर्णन पूर्ण करने वाला ग्रह है। कारण है कि बृहस्पति ग्रह मात्र 9 घंटे 56 मिनट में अपने अक्ष पर एक घूर्णन पूरा कर लेता है। अब 4 विकल्प आपके सामने है, सही उत्तर क्या होगा? तो मेरे भाई ध्यान रखेंगे, सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। यानी ए और आर दोनों बात बिल्कुल ठीक है और आर एक ही सही व्याख्या करता है। आइए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, उसे आप जान लीजिए। बृहस्पति का द्रव्यमान सौर मंडल के अन्य सभी ग्रहों के सम्मिलित द्रव्यमान का लगभग 2.5 गुना है, जिसके कारण इसका गुरुत्वाकर्षण बल बहुत शक्तिशाली, बहुत अधिक है। किसका? बृहस्पति का। साथियों ध्यान रखिएगा कि बृहस्पति की सतह पर एक विशाल लाल धब्बा दिखाई देता है, जो वास्तव में पिछले कई 100 वर्षों से चल रहा एक विशाल चक्रवाती तूफान है। साथियों, शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह जो है वो टाइटन है। सौर मंडल का एकमात्र ऐसा उपग्रह है जिसके पास अपना स्वयं का सघन वायुमंडल मौजूद है, ठीक है ना। शनि ग्रह का घनत्व सौरमंडल के सभी ग्रहों में सबसे कम है, यानी पानी से भी कम। यदि इसे किसी विशाल महासागर में रखा जाए तो यह पानी पर तैरने लगेगा। कौन? शनि ग्रह। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण है। प्रश्न यह है कि नील आर्मस्ट्रांग ने किस वर्ष और किस तिथि को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा? यानी नील आर्मस्ट्रांग ने कब चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था? 4 विकल्प है, सही विकल्प बताइए, कमेंट करिए और बताइए। चलिए बताइए। देखिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी 21 जुलाई 1969 को। ध्यान रखेंगे मेरे भाई, नील आर्मस्ट्रांग पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 21 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। साथियों, अगर हम बात कर रहे हैं नील आर्मस्ट्रांग की, तो यह अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के अपोलो 11 मिशन के कमांडर थे, ठीक है ना। नासा के द्वारा, यानी अमेरिका की जो अंतरिक्ष एजेंसी है नासा, उसके द्वारा अपोलो 11 मिशन के कमांडर थे नील आर्मस्ट्रांग, जिसके द्वारा वे चंद्रमा पर पहुंचे थे। मेरे भाई, चंद्रमा की सतह पर अपोलो 11 का लूनर मॉड्यूल उतरा था। उस स्थान को ऐतिहासिक रूप से ट्रैंक्विलिटी बेस कहा जाता है। ध्यान रखेंगे मेरे भाई, नील आर्मस्ट्रांग के बाद इसी मिशन के सदस्य
बज एल्ड्रिन चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाले दूसरे व्यक्ति बने थे। सवाल अक्सर पूछा जाता है कि चंद्रमा के सतह पर कदम रखने वाले दूसरे व्यक्ति कौन थे। तो पहले तो हम सब जानते हैं कि नील आर्मस्ट्रांग थे, तो दूसरे कौन थे मेरे भाई? तो इसी मिशन यानी अपोलो 11 मिशन के ही एक सदस्य थे बज एल्ड्रिन, ठीक है ना। उन्होंने नील आर्मस्ट्रांग के बाद दूसरे व्यक्ति बने चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाले। बात समझ में आ रहा है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल ये है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। आइए कथन पे पहले विचार कर लेते हैं। कथन है मेरे भाई पहला कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट में पूरा करता है। दूसरा कथन है कि चंद्रमा का परावर्तित प्रकाश हमारी पृथ्वी पर लगभग 1 मिनट 25 सेकंड में पहुंचता है, जिसे चांदनी कहते हैं। तीसरा कथन है कि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का आधा यानी 1/2 है। अब उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? देखिए मेरे भाई, सही कथन की बात करें तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, यानी पहला, दूसरा, तीसरा सभी कथन क्या हैं? सही। देखिए ये तीसरा वाला कथन गलत हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा मिस्टेक हो गया, ध्यान रखिए। तीसरा, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/2 हिस्सा नहीं है, ध्यान रखिए। विकल्प तीसरा आपका सही है, ठीक है ना। पहला और दूसरा कथन ही सही है। देखिए चंद्रमा का जो परिक्रमण काल है 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट का है। चांदनी जो रात है यानी मून लाइट है, होता क्या है, जो चंद्रमा है सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है, और सूर्य का प्रकाश जब चंद्रमा पर पड़ता है तो चंद्रमा उसे पृथ्वी तक परावर्तित कर देती है, ठीक है ना। तो पृथ्वी तक इस लाइट को पहुंचने में 1 मिनट 25 सेकंड का समय लगता है, ठीक है। इसलिए दोनों कथन सत्य है। वहीं ध्यान रखिए कि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी का 1/4 हिस्सा है, ठीक है ना। 1/2 लिखा था जो कि गलत है। देखिए चंद्रमा अपने अक्ष पर घूमने यानी घूर्णन का समय और पृथ्वी का चक्कर लगाने यानी परिक्रमण का समय लगभग एक समान होता है। यही कारण है कि पृथ्वी से हमें चंद्रमा का हमेशा केवल एक ही भाग दिखाई देता है। चंद्रमा का एक भाग में क्यों दिखाई देता है? तो घूर्णन और परिक्रमण दोनों लगभग सेम है। चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है, जिसके कारण वहाँ दिन का तापमान बहुत अधिक और रात का तापमान अत्यधिक ठंडा होता है। वहाँ ध्वनि तरंगे यात्रा नहीं कर सकती। चंद्रमा की सतह पर विशाल गड्ढे, पर्वत और मैदान हैं, जिनकी छाया को हम पृथ्वी से पूर्णिमा के दिन स्पष्ट देख सकते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न ये कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। आइए हम देखते हैं, सुमेलित करते हैं और देखते हैं। देखिए बताइए कौन से विकल्प किससे मिलेंगे, पढ़ लीजिए पहले, पढ़िए और पढ़ के फिर विकल्प मैं देता हूं। विकल्प देखिए और सही उत्तर बताइए। पढ़ लिए, बढ़ें आगे। चलिए ये 4 विकल्प आपके सामने है, सही उत्तर बताइए क्या होगा। देखिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्यों सही होगा? तो मेरे भाई समझिए इसको। भारत द्वारा बनाए गए मानव निर्मित उपग्रह जैसे आर्यभट्ट हुआ, एजुसेट हुआ, ओशन सेट हुआ, ठीक है ना, यानी पहले का जो पहला ए है उसका मिलान 2 से हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद पृथ्वी से चंद्रमा की कुल जो दूरी है वो 3,84,400 है, इसलिए बी जो है बी का मिलान हो जाएगा 4 से, ठीक है। उसके बाद क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं, इस तरह से सी जो सही हो जाएगा ए का मिलान सी के साथ होगा। उसके बाद उल्का पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े हैं, इस तरह से डी का जो मिलान है वो 3 के साथ हो जाएगा। बात क्लियर हो रहा है ना? चलिए देखिए मेरे भाई, आर्यभट्ट भारत का पहला वैज्ञानिक कृत्रिम उपग्रह है। कृत्रिम मतलब मानव निर्मित उपग्रह था, जिसे 19 अप्रैल 1775 को 19 अप्रैल 1775 को सोवियत संघ की सहायता से अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया था। ध्यान रखिएगा। वैज्ञानिकों के मतानुसार जो क्षुद्र ग्रह हैं वास्तव में ग्रहों के ही टूटे हुए भाग हैं,
जो बहुत वर्ष पहले किसी भयानक विस्फोट के कारण टूट गए थे, अलग हो गए थे। अंतरिक्ष विज्ञान में एडुसेट भारत का पहला ऐसा कृत्रिम उपग्रह है जिसे विशेष रूप से केवल शिक्षा क्षेत्र यानी एजुकेशनल सेक्टर के विकास के लिए स्थापित किया गया है। ये ध्यान रखिएगा, एजुकेशन के लिए किसे किया गया है? तो एडुसेट को। ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है? आगे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20 है और कह रहा है, कथन और कारण से संबंधित प्रश्न है। कथन है, कभी कभी उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाते हैं कि वायु के साथ घर्षण होने के कारण एक गर्म होकर जल जाते हैं और प्रकाश उत्पन्न करते हैं। कारण है कि इन जलते हुए पिंडों को सामान्य बोलचाल की भाषा में टूटता हुआ तारा कहा जाता है। बताइए सही कथन क्या होगा? सही विकल्प क्या होगा आपको बताना है। 4 ऑप्शन है। देखिए मेरे भाई, सही उत्तर की बात करें तो ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा, यानी ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर जो है ना ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। बात समझिए, जब उल्कापिंड पृथ्वी के वायुमंडल में आते हैं तो घर्षण के कारण जल उठते हैं, इसलिए पहला तो कथन सत्य है, लेकिन इन्हें ही आम भाषा में टूटता हुआ तारा कहते हैं। एक कारण भी सत्य है, परंतु इसे टूटते हुए तारा कहना और इसके जलने या प्रकाश उत्पन्न करने का दोनों का संबंध नहीं है। टूटता हुआ तारा होना और प्रकाश उत्पन्न करना है, दोनों का संबंध नहीं बन पा रहा है, स्पष्ट कारण नहीं हो पा रहा है, इसलिए आर ए की व्याख्या नहीं करता। मेरे भाई बहुत ध्यान से इसको समझिएगा, ये सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है आपके। देखिए, वायुमंडल की मध्यमंडल परत में प्रवेश करते ही अंतरिक्ष से आने वाले अधिकांश उल्कापिंड घर्षण के कारण जलकर समाप्त हो जाते हैं। जो उल्कापिंड पूरी तरह बिना जले पृथ्वी की सतह पर गिर जाते हैं वे धरातल पर बहुत बड़े बड़े गड्ढों का निर्माण करते हैं, जैसे महाराष्ट्र का प्रसिद्ध लोनार झील। ध्यान रखिएगा, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही अंतरिक्ष में स्वतंत्र रूप से तैरने वाले ये उल्कापिंड पृथ्वी की ओर अत्यधिक तेज गति से खींचे चले आते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न ये है कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो इस खगोलीय स्थिति को क्या कहा जाता है और यह किस दिन घटित होता है? बताइए। मतलब सीधा सा प्रश्न ये है कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आता है तो इस खगोलीय स्थिति को क्या कहा जाता है और यह किस दिन घटित होता है? तो मेरे भाई 4 विकल्प हैं आपके सामने, लेकिन जो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। इसे जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आता है तो इसे युति कहते हैं और ऐसी स्थिति अमावस्या को बनती है। तो विकल्प दूसरा आपका सही है, ध्यान रखिएगा। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आता है मेरे भाई तो इस स्थिति को युति कहते हैं। अच्छा, जिसके कारण चंद्रमा की छाया क्या होती है ना पृथ्वी पर, जिसके कारण चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है और सूर्य ग्रहण की घटना होती है। ठीक है, बात क्लियर हो रहा है ना? देखिए, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का केवल बाहरी भाग दिखाई देता है, जिसे सूर्य किरीट या कोरोना कहा जाता है। साथियों, एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम 7 चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण दोनों मिलाकर घटनाएं हो सकती हैं। मतलब एक साल में चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण दोनों को मिलाकर के 7 बार ऐसी घटनाएं हो सकती हैं। अमावस्या के दिन सूर्य और चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं, जिसके कारण समुद्र में ऊंचे ज्वार आते हैं। ये भी बात आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। आइए कथन देखते हैं। पहला कथन है कि पुच्छल तारे अथवा धूमकेतु चट्टानों, बर्फ, धूल और गैस के बने आकाशीय पिंड होते हैं। पहला कथन कह रहा है कि जो पुच्छल तारे होते हैं या धूमकेतु चट्टानों, बर्फ, धूल और गैस के बने आकाशीय पिंड होते हैं। दूसरा है कथन कि गुरुत्वाकर्षण के कारण पुच्छल तारे का सिर सूर्य से दूर बाहर की तरफ तथा पूंछ हमेशा सूर्य की तरफ होती है। तीसरा है कथन कि कुइपर मेखला नेपच्यून के पार सौर मंडल के आखिरी सिरों पर एक तस्तरी के आकार की विशाल पट्टी है। अब आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। आइए विकल्प हम देखते हैं। 4 विकल्प आपके सामने है। देखिए, इसका जो सही उत्तर होगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर तीसरा होगा,
यानी पहला और तीसरा कथन मात्र सही है, ध्यान रखिएगा, पहला और तीसरा। धूमकेतु चट्टान, बर्फ, धूल और गैस से बने होते हैं और कुइपर मेखला नेपच्यून के पार सौरमंडल के आखिरी छोर पर एक विशाल पट्टी है जहां प्लूटो स्थित है। इसलिए कथन पहला और तीसरा सही है। कथन दूसरा क्यों गलत है? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के कारण इस तारे का सिर सूर्य की तरफ तथा पूंछ हमेशा सूर्य से दूर यानी बाहर की तरफ होती है। यहाँ इसे उल्टा लिख दिया गया है, यानी सिर लिखा गया है। इसमें ये कहा है कि सिर सूर्य की तरफ नहीं, सिर होता है सूर्य से दूर और पूंछ होता है सूर्य की तरफ। तो ये कथन गलत था। सही क्या होगा कि सिर सूर्य की तरफ और पूंछ हमेशा सूर्य से दूर होता है। ठीक है ना। देखिए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, जान लीजिए। हैली सौरमंडल का एक प्रसिद्ध आवर्ती धूमकेतु है जो प्रत्येक 76 वर्ष के अंतराल के बाद पृथ्वी से स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। साथियों, धूमकेतु की पूंछ का सूर्य से दूर होने का मुख्य कारण है सौर पवन और सूर्य का विकिरण दबाव होता है जो गैसों को पीछे धकेलता है। वहीं कुइपर बेल्ट को सौरमंडल का सौर मलबे का क्षेत्र माना जाता है जहां से कई अल्पकालिक धूमकेतु उत्पन्न होकर आंतरिक सौरमंडल की ओर आते हैं। ये ध्यान रखिएगा, सभी लाइन आपके एनसीईआरटी से लिए गए हैं। एनसीईआरटी क्लास 6 की किताब से लिए गए लाइन है। यही लाइन एग्जैक्ट उठा करके एग्जाम में पूछा जाता है जो आपको कठिन लगता है। आप भूगोल, आप ज्योग्राफी तो पूरे रिसर्च कर लेते हैं, लेकिन वो छोड़ देते हैं जो एक्चुअल में एग्ज़ाम का डिमांड है। साथियों, सबसे महत्वपूर्ण ये होता है ना, एग्ज़ाम में आपको पढ़ना क्या है, इससे ज़्यादा ज़रूरी होता है मेरे भाई ये जानना कि आपको छोड़ना क्या है। आपको पीएचडी नहीं करना है ज्योग्राफी में, आपको एसएसटी पे रिसर्च नहीं करना है, आपको वो पढ़ना है जो एनसीईआरटी क्लास 6, 7, 8 में ज्योग्राफी लगा है। उतना पढ़िए। आपका 60 में से 55 प्लस नंबर नहीं आया तो आप आके कमेंट करके हमें कहिएगा कि सर नहीं हुआ ऐसा मेरा। ये मेरा गारंटी है कि 55 प्लस आएगा अगर आप एनसीईआरटी क्लास 6, 7, 8 का हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी कर लिए लाइन बाय लाइन तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ग्लोब पर, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न पे लिखा है कि ग्लोब पर खींची गई विभिन्न काल्पनिक रेखाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है यानी गलत है। आइए कथन पढ़ते हैं। ध्यान रखिए, पहला कथन है, देखिएगा, पहला कथन है कि विषुववृत्त ग्लोब को दो बराबर भागों यानी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है, विषुववृत्त। दूसरा कथन है कि विषुववृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। तीसरा है कि अक्षांश रेखाओं को मापने के लिए किलोमीटर इकाई का प्रयोग किया जाता है। चौथा है कि दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री दक्षिण की काल्पनिक रेखा को मकर रेखा कहते हैं, यानी 23.5 डिग्री, ठीक है ना, दक्षिणी रेखा को मकर रेखा कहते हैं। अब कौन सा कथन असत्य है बताइए। ध्यान रखिए मेरे भाई, इसका जो तीसरा कथन है वो असत्य है, इसीलिए हमारा सही विकल्प ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। ये बात ध्यान रखिए कि विषुववृत्त पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। इसके उत्तर भाग का उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। विषुववृत्त से ध्रुवों तक के समानांतर वृत्तों को अक्षांश कहते हैं, ठीक है ना। वहीं 23.5 डिग्री दक्षिण को मकर रेखा कहते हैं। इसलिए पहला, दूसरा और चौथा सत्य है, लेकिन तीसरा गलत क्यों है? क्योंकि अक्षांशों को किलोमीटर में नहीं मापते हैं, अक्षांशों को अंश यानी डिग्री में मापते हैं। ध्यान रखिएगा, विषुववृत्त जिसे इक्वेटर कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश को प्रदर्शित करता है, जो पृथ्वी पर सबसे बड़ा काल्पनिक वृत्त है, ठीक है ना। ध्यान रखिए मेरे भाई, कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या की अगर हम बात करें तो 179 होती है यदि दोनों ध्रुवों को बिंदु माना जाए तो, और दो अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है वो 111 किलोमीटर होती है। साथियों, उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री उत्तर में कर्क रेखा स्थित है जो भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। सवाल पूछा जाएगा, भारत के मध्य से होकर कौन सी रेखा गुजरती है,
और कितने डिग्री पे है? तो साथियों 23.5 डिग्री उत्तर में है कर्क रेखा, जो भारत को लगभग 2 बराबर हिस्सों में बांटती है, 2 बराबर हिस्सों से मध्य से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है कथन कारण वाले प्रश्न है। कथन कह रहा है कि चंद्र ग्रहण की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, जिससे पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है। कारण कह रहा है कि यह खगोलीय घटना हमेशा पूर्णिमा के दिन ही घटित होती है। इस स्थिति को वियुति कहते हैं। अब सही विकल्प बताइए, सही विकल्प क्या होगा मेरे भाई? 4 विकल्प आपके सामने है, बताइए। देखिए इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा, यानी ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा मेरे भाई। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो पृथ्वी की छाया पड़ने से चंद्र ग्रहण होता है, ये कथन तो सत्य है, लेकिन यह घटना पूर्णिमा को होती है और इस स्थिति को वियुति कहा जाता है, ठीक है ना। इसलिए ये जो कारण है ये भी सत्य है, मतलब ये जो चंद्र ग्रहण की घटना है वो पूर्णिमा को होती है और स्थिति को वियुति हम कहते हैं। दोनों बात तो सही है, लेकिन दोनों बातें वैज्ञानिक रूप से सही है, लेकिन इसका पूर्णिमा के दिन होना या वियुति कहलाना चंद्र ग्रहण की भौगोलिक प्रक्रिया यानी छाया पर पड़ने की व्याख्या नहीं कर रहा। इसलिए दोनों कथन अपने आप में स्वतंत्र रूप से सही है, लेकिन एक दूसरे के पूरक नहीं है। ध्यान रखिए, चंद्र ग्रहण को कभी भी खुली आंखों से देखने पर आंखों को नुकसान नहीं पहुंचता है, जबकि सूर्य ग्रहण को सुरक्षात्मक चश्मों के बिना देखना हानिकारक होता है। साथियों जब चंद्रमा पूरी तरह से पृथ्वी की गहरी छाया में छिप जाता है तो उसे पूर्ण चंद्र ग्रहण कहा जाता है। पूर्ण चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा पूरी तरह काला होने के बजाय पृथ्वी के वायुमंडल से छनकर आने वाले प्रकाश के कारण गहरे लाल रंग का दिखाई देता है, जिसे ब्लड मून कहते हैं, ठीक है ना। साथ में ध्यान रखिएगा कि विषुवत रेखा से उत्तर में 66.5 डिग्री पर उत्तर ध्रुव वृत्त और 66.5 डिग्री पर दक्षिण ध्रुव वृत्त स्थित है, ये ध्यान रखिएगा। आगे अगले प्रश्न की तरफ चलिए। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के उष्ण कटिबंध क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होने के मुख्य भौगोलिक कारण क्या है? यानी पृथ्वी का जो उष्ण कटिबंध क्षेत्र है उसमें सबसे अधिक गर्मी यानी ऊष्मा प्राप्त होने का मुख्य भौगोलिक कारण क्या है, आपको बताना है। आइए बताइए, 4 कथन आपके सामने हैं और आपको बताना है सही कथन। देखिए मेरे भाई, पहला कह रहा है कि सूर्य की किरणें हमेशा अत्यधिक तिरछी पड़ती है। दूसरा कह रहा है कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। तीसरा है कि यह क्षेत्र उत्तरी ध्रुव वृत्त और दक्षिणी ध्रुव वृत्त के सबसे नजदीक स्थित है। और चौथा कथन कह रहा है कि यहाँ सूर्य कभी भी क्षितिज से ऊपर नहीं आ पाता है। चारों में से बताइए चारों में से कौन भौगोलिक कारण है? देखिए मेरे भाई, सही उत्तर ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। क्यों दूसरा उत्तर सही है? क्योंकि कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। इसी कारण इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है और इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है मेरे भाई, ठीक है ना। इसलिए विकल्प दूसरा सही है। साथियों ध्यान रखिएगा कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार पृथ्वी पर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी कर्क रेखा से लेकर 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश यानी मकर रेखा के बीच पाया जाता है। साथियों ये गोलार्ध है, ये बीच का विषुवत वृत्त है यानी इक्वेटर है जो 0 डिग्री पे है, ठीक है ना। अब ध्यान रखिए कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे है, वो है कर्क रेखा। ध्यान रखिएगा, इसे नोट कर लीजिए। 23.5 डिग्री पे कितने डिग्री पे है? 23.5 डिग्री पे है उत्तरी अक्षांश जो कर्क रेखा, ठीक है। वहीं 23.5 डिग्री पे दक्षिणी अक्षांश पे कौन सी रेखा है? वो है मकर रेखा। दोनों बात फिर से मैं आपको समझा दूं, ये है विषुवत वृत्त, ये है गोलार्ध, ये विषुवत वृत्त है जो 0 डिग्री पे है
23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे है वो है कर्क रेखा, ठीक है ना। 23.5 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश पे है वो है मकर रेखा, और इन्हीं दोनों के बीच के क्षेत्र को हम उष्णकटिबंध कहते हैं, ठीक है ना। यानी कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को उष्णकटिबंध कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। इस क्षेत्र में अत्यधिक ताप और उच्च आर्द्रता के कारण ही विश्व के सबसे सघन और जैव विविधता से भरपूर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन पाए जाते हैं। जैसे अमेजन वर्षा वन पाए जाते हैं। अमेजन वन है कहाँ? उष्णकटिबंधीय में। उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र है ना उसी में अमेजन है, ठीक है ना, इसी के बीच में ये उष्णकटिबंधीय है, ठीक है। चलिए, सूर्य की सीधी किरणें पड़ने के कारण यहाँ ऋतुओं का बहुत अधिक स्पष्ट अंतर नहीं होता और वर्ष भर मौसम लगभग एक समान व गर्म बना रहता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ध्यान रखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कथन पहला है कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश यानी 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर स्थित है। दूसरा कथन कह रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुववृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुववृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र को हम शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। तीसरा कथन है कि ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर सूर्य की किरणें लगातार तिरछी होती जाती है। अब 4 विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प क्या होगा बताइए। देखिए मेरे भाई, सही उत्तर की बात करें तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, यानी पहला और तीसरा कथन सही है। ध्यान रखिएगा, टोंगा द्वीप और मॉरिशस द्वीप दोनों ही एक अक्षांश यानी 20 डिग्री दक्षिण पर स्थित हैं और ध्रुवों की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी हो जाती है, इसलिए कथन तीसरा भी सही है। लेकिन दूसरा कथन गलत क्यों है? क्योंकि ध्रुव वृत्त और ध्रुवों के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है और इसे शीत कटिबंध कहा जाता है, ना कि शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। बात क्लियर हो रहा है ना? चलिए आगे बढ़ें। देखिए, शीत कटिबंध में सूर्य कभी भी क्षितिज से ऊपर नहीं आ पाता, जिसके कारण यहाँ 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात जैसी स्थिति बन जाती है। शीतोष्ण कटिबंध का विस्तार दोनों गोलार्ध में 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री अक्षांशों के बीच होता है, जहाँ का तापमान हमेशा मध्यम रहता है। आगे समझिए कि एक ही अक्षांश रेखा पर स्थित होने के बावजूद किसी स्थान की जलवायु वहाँ की समुद्र तल से ऊंचाई और महासागरीय धाराओं के प्रभाव के कारण भिन्न हो जाती है। साथियों, आइए हम इसको समझते हैं। देखिए, यह है हमारा गोलार्ध, ठीक है ना। यह है विषुववृत्त, ठीक है, यानी इक्वेटर 0 डिग्री है। 23.5 डिग्री उत्तर से लेकर के 23.5 डिग्री दक्षिण तक, ठीक है ना, इसे कहते हैं उष्ण कटिबंध। क्या कहते हैं? उष्ण। क्योंकि सूर्य की किरणें ना इसी क्षेत्र में ज़्यादा प्रभाव डालती है, इसलिए यहाँ हमेशा गर्म मौसम रहता है, एक समान तापमान रहता है, जिसे उष्ण, उष्ण माने गर्मी होता है, तो इस क्षेत्र को उष्ण कटिबंध कहते हैं। अब 23.5 डिग्री से लेकर के 66.5 डिग्री उत्तर और 66.5 डिग्री दक्षिण, यानी यहाँ से ये क्षेत्र और यहाँ 23.5 से 66.5 डिग्री का ये क्षेत्र, इन दोनों क्षेत्रों को मेरे भाई शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। यानी शीत और उष्ण, ठंड और गर्मी दोनों हल्का हल्का रहता है, यानी यहाँ का मौसम सामान्य रहता है, इसलिए हम इसे शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं, ठीक है ना। अब 66.5 डिग्री से लेकर के ध्रुव वृत्त तक, इधर भी उत्तर में भी 66.5 डिग्री से ध्रुव वृत्त तक, इस क्षेत्र में सूर्य की किरणें बिल्कुल तिरछी हो जाती हैं और क्षितिज से ऊपर नहीं आती हैं, इसलिए इस क्षेत्र को हम कहते हैं शीत कटिबंध। शीत मतलब ठंडी, जहां हमेशा वर्ष भर ठंडी रहे उसे शीत कटिबंध कहते हैं, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि लंदन के निकट स्थित ग्रीनविच से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा प्रधान याम्योत्तर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है बताइए।
सत्य कथन बताना है। 4 विकल्प आपके सामने है। कह रहा है पहला कथन कि यहाँ इसका मान 90 डिग्री देशांतर होता है, यानी प्रधान याम्योत्तर का मान 90 डिग्री देशांतर होता है। यह रेखा पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है, पृथ्वी को उत्तर गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध में विभाजित करती है। तीसरा है कि इसका मान 0 डिग्री देशांतर है तथा यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं। चौथा है कि इसके पूर्व वाले भाग को पश्चिम गोलार्ध कहा जाता है। मेरे भाई, जो सही विकल्प है वो ऑप्शन नंबर तीसरा है। ध्यान रखिए, तीसरा विकल्प सही है, बाकी के सभी विकल्प क्या हैं? गलत हैं। देखिए मेरे भाई, 0 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा कहते हैं, ठीक है ना, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम लाइन कहते हैं, ध्यान रखिएगा, जिससे पूरी दुनिया के मानक का समय का निर्धारण होता है। साथियों, 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम देशांतर रेखाएं अलग अलग नहीं है, बल्कि यह ग्लोब पर एक ही रेखा है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। साथियों, भारतीय मानक समय जो IST है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है, वो ग्रीनविच मीन टाइम जो है उससे GMT से 5.5 घंटे यानी 5 घंटे 30 मिनट आगे है, जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर आधारित है। बात समझ में आ रहा है ना? चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कथन और कारण से संबंधित प्रश्न है। कथन कह रहा है कि प्रमुख याम्योत्तर तथा 180 डिग्री याम्योत्तर मिलाकर पृथ्वी को 2 समान भागों में विभक्त करती है। कारण कह रहा है कि इन दोनों रेखाओं के मिलन से बनने वाले भाग को क्रमशः पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध कहा जाता है। अब कौन सा विकल्प सही है ये आप बताइए। बताइए कौन सा विकल्प सही है। देखिए, इस विकल्प के साथ ही ये प्रश्न मैं यहीं छोड़ रहा हूँ और फिर हम मिलते हैं नए क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।